एवढं बोलून पण श्रुती तू कॉलेजच्या ह्याच्याने नाही जॉईन केलं. मुद्दाम केलं मी. नाही ते हे शुभम पास होण्याचे सांग रे काहीतरी. हा तेच सांगणार आहे, घाबरू नको. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांना गुढीपाडवा आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आई नो हेवी, म्हणजे ऐसा पाडवा कोई सेलिब्रेट नसल केला जहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है. कल अकाउंट्स है, सबसे इजी पेपर होता है अकाउंट्स हमारे लिए, लेकिन तुम लोग के लिए भी होगा एंड दैट विल बी वेरी स्कोरिंग. अ डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, अगर पहले के सेशंस आपने देखे होंगे, इफ यू हैव वॉच्ड दोस वीडियोज और अटेंडेड इट लाइव, आई यूज टू टेक इट फ्रॉम बेस. लाइक from base I used to explain all the concepts and we used to solve that sum. But आज ऐसे नहीं होने वाला है. So today we are going to see this whole, you know, corporate accounting thing with exam point of view. So we are doing it just to get maximum marks in corporate financial accounting. So वो base से नहीं होगा. तो पहले ही बोल रहा हूँ कि बेसिक से नहीं, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं 20 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन में. दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज सेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या डिफरेंट होता है? इट्स नॉट दैट डिफरेंट. इट्स लाइक सेम एज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट. सेम एडजस्टमेंट है, सेम एंट्रीज है. द ओनली थिंग इज कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट बनता है. शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का होता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ऐसे अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं जिसमें वो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है. सो फर्स्ट स्टेप वॉज टू नो द फॉर्मेट. आई होप सबने वो फॉर्मेट तो एटलीस्ट देखा है. यस. सो शुभम ऐक ना. हाँ बोल. नीरज वगैरे हे लोक बोलत होते की तू रेकॉर्ड करणार आहेस का इट्स ऑलरेडी. हा सेशन? यस यस, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो आई विल अपलोड इट लेटर ऑन. ठीक है, आज शाम तक तो अपलोड हो जाएगा ये सेशन भी. सो वही बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, बेसिक से नहीं है. यू कैन गेट इवन 20 मार्क्स, बट आई विल गारंटी कि ये सेशन होने के बाद एटलीस्ट 10 मार्क्स, 20 आउट ऑफ 10 यू आर गेटिंग फॉर श्योर. लेकिन वो स्टेप्स फॉलो करो. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप वॉज टू लर्न द फॉर्मेट. आई होप सबने वो किया है. मैंने कल बोला था कि फॉर्मेट पता होना चाहिए. फॉर्मेट याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट्स है कि यू हैव टू, यू नो, रिमेंबर इट लॉजिकली, या फिर यू कैन इवन रिमेंबर इट अकॉर्डिंग टू सम शॉर्टकट्स. लाइक प्रॉफिट कब मिलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम दो तरीके के होंगे. फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नथिंग बट सेल्स, एंड अदर इनकम जिसमें इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है, जो भी डिविडेंड मिलता है हम लोग को. सो अदर इनकम विल कम इन दिस. ओके. सो पहले तो सेल्स जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड देन अदर इनकम, वी विल गेट टोटल इनकम, दैट इज टोटल रेवेन्यू.
अभी उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस में सबसे बड़ा फर्स्ट एक्सपेंस, जैसे हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें गुड्स के रिलेटेड एंट्रीज होती थी। सो दिस इज नथिंग बट जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डालते थे ना, वही एंट्रीज यहाँ पे है। यहाँ पे इंक्लूड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसमें आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद परचेसेस आएंगे, एंड उसके बाद कैरेज इनवर्ड आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। यस, ये चार इसमें। अगर मटेरियल्स के रिलेटेड दिया है अलग से, सो सिर्फ मटेरियल्स के इसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसमें हम परचेस ऐड करेंगे, कैरेज इनवर्ड ऐड करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। सिमिलरली फिनिश गुड्स का अलग से दिया है तो ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे। यस, एंड जनरली परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा फॉर श्योर, ये दो चीज़ें नहीं आएगी। सो बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें आएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स। एक एक सम देखेंगे तब पता चलेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, उसमें आएगा योर सैलरीज, वेजेस, बोनस, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय को मिलता है वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या, फाइनेंस, एवरी कंपनी नीड्स मनी टू रन द बिजनेस। तो पैसे दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो कैपिटल, यस, अदरवाइज वी कैन टेक लोन। तो जो लोन लेते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंस करना बिजनेस के लिए। ओके, सो वो लोन लिया तो हमें क्या भरना पड़ेगा उस पर, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरली लोन किस तरीके के होंगे, एक तो बैंक लोन हो सकता है या फिर डिबेंचर्स हो सकते हैं। डिबेंचर्स आर वन टाइप ऑफ लोन्स जिसमें शेयर होल्डर्स से जैसे हम शेयर्स दे के पैसे लेते हैं वैसे ही डिबेंचर्स दे के पैसे लिए जाते हैं। सो बैंक लोन, डिबेंचर्स, इससे हमको क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा। सो इन रिटर्न उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे उसको बोला जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। लेटर ऑन वी हैव डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो इसमें पूरे जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट है वो इसमें आ जाएंगे। एंड देन अदर एक्सपेंसेस, इसमें पूरा जो अदर एक्सपेंसेस होता है, फॉर एग्जांपल बैड डेट्स का जो एडजस्टमेंट होता है वो इसमें होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल कुछ सेलिंग ट्रेड एक्सपेंसेस है या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, जो भी ऊपर नहीं आएगा वो किस में जाएगा, सब कुछ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। एंड देन वी विल टेक टोटल ऑफ दिस होल 4 पॉइंट and we will get total expense. Now total income minus total expense we will get profit before tax. तो हमको ये प्रॉफिट मिलेगा। अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इस पे हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। करंट ईयर का प्रॉफिट इजी है निकालने के लिए। हमको क्वेश्चन में एट द रेट प्रोवाइड क्रिएट प्रोविजन फॉर करंट ईयर टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, ये दिया होगा एडजस्टमेंट में। तो डायरेक्टली हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ये प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख हमको प्रॉफिट आया एंड 25% दिया है, तो करंट टैक्स मिल गया हमको 25,000 फॉर श्योर। अभी डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स इज नथिंग बट लास्ट ईयर का कुछ टैक्स है, यस, एंड उसमें और करंट जो हमने पे किया और हमने जो एडवांस पे किया था और जो टैक्स लाइबिलिटी रियल आई है उसमें जो डिफरेंस होता है वो डेफर्ड में जाता है। वो एक एडजस्टमेंट हम करेंगे, यही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट होती है, मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड वाली नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन अगर आई तो एक एग्जांपल हम देख लेंगे एडजस्टमेंट का जिससे हो जाएगा ये। फिर ये टैक्स माइनस करने के बाद जो हमको मिलेगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन इसके पहले और एक चीज यहाँ पे आ सकती है, दैट इज डिविडेंड, ठीक है। तो हो सकता है इसके पहले आपको दिया हो कि डायरेक्टर्स हैज प्रपोज डिविडेंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस इंटरिम या प्रपोज डिविडेंड भी माइनस करेंगे एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड मिल जाएगा। एंड फिर अर्निंग पर शेयर क्या होता है, जो प्रॉफिट मिला हमको 75,000 और फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है तो हमको मिल जाएगा बेसिक। डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है, जो इशूड के लिए ऑलरेडी है पेंडिंग उसका भी हम ऐड करते हैं, लेकिन एग्जाम में डाइल्यूटेड के रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला है, तो जो आपका ये वाला आएगा वही ऊपर नीचे भी डाल देना है। सो इस तरीके से हमारा बनेगा पीएनएल। शुभम हाँ बोल। शुभम एक डाउट है यार। बोल। जो अपन वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस क्यों कर रहे हैं, मतलब अलग से? हाँ, देख हमको क्या बोल रहे हैं, कंज्यूम कितना किया, तेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक था, फिर तूने कुछ नया परचेस किया, ठीक है, और कैरेज इनवर्ड मतलब एक कॉस्ट ही होती है। अभी
तुझे क्या करना है, तुझे पता करना है कितना कंज्यूम किया, ठीक है। तो तू क्या करेगा, कितना बचा है वो माइनस करेगा, इससे तुझे मिल जाएगा तूने कितना खाया। फॉर एग्जाम्पल्स तेरे पास 5 ऑरेंजेस थे, तूने और 5 लाए, तो तेरे पास कितने हैं, 10 है। उसमें से अभी तेरे पास 3 बचे, तो तूने खाए कितने हैं, 7। तो वही बोल रहे हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक ओके, यू। सो दिस इज पीएनएल। आई होप लॉजिकली समझा हो। पहले क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स, उसमें जो भी अदर इनकम दिया होगा वो ऐड करेंगे, टोटल रेवेन्यू, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने। एक्सपेंसेस अलग अलग टाइप के हैं, उसमें से जैसे मैंने बोला क्या क्या आएंगे एग्जाम में, ये आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आ सकता है चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट आएगा सैलरीज वेजेस वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डेप्रिसिएशन आएगा फॉर श्योर, एंड अदर एक्सपेंसेस आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 एक्सपेंसेस आएंगे एग्जाम में, उसका टोटल लेंगे, रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, हमको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स निकालेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड फिर हमको सिर्फ निकालना है अर्निंग पर शेयर कितना है, फाइन। उसके बाद बैलेंस अर्निंग्स शीट, पर शेयर दिखाना है पर शुगर। अर्निंग पर शेयर जो प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल 75,000 आया, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो तेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है और प्रॉफिट 75,000 है, तो अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब है कि तेरे एक शेयर पे तुझे कितना रुपीज मिलेगा, दैट इज द लॉजिक, अर्निंग पर शेयर। एक इक्विटी शेयर होल्डर को एक शेयर पे कितना रुपीज मिलता है ये कंपनी में इन्वेस्ट करके, दैट इज नथिंग बट दिस अर्निंग पर शेयर रेशो, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले आता है, फिर एसेट आता है। हमने ऑलरेडी पुराने वर्क वाले फॉर्मेट में देखा था, टी फॉर्मेट में, राइट में हम एसेट लिखते थे, लेफ्ट में हम लाइबिलिटी लिखते थे। यहाँ पे सेम है, सिर्फ हम लेफ्ट राइट नहीं कर रहे, ऊपर नीचे लिख रहे हैं, बाकी पूरा सेम है, सिर्फ एक फॉर्मेट फॉलो करना है। स्टार्ट होगा कैपिटल, वैसे भी हम उस फॉर्मेट में भी कैपिटल से स्टार्ट करते थे। जो कैपिटल मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड, तो उसमें फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल, सेकंड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आपको दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रायल बैलेंस में, जो ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट होता है वही यहाँ पे आएगा, यस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आ सकता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आ सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये अलग अलग नाम से आएंगे। ये सारी चीज़ें रिजर्व्स एंड सरप्लस में करेंगे, प्लस इसमें करंट ईयर का जो भी हमको प्रॉफिट लॉस होगा वो भी ऐड माइनस हम इसमें करेंगे। इसके बाद ये जो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स नहीं आएगा, तो ये दो ही चीज़ें शेयर होल्डर्स फंड में आएगी। डाउट है किसी को? अरे ऐक ना, रिझर्व्ह एंड सरप्लस एकदा रिपीट करना शुभम प्लीज. हाँ, तो रिजर्व एंड सरप्लस में पूरा जो इन्फो है वो ट्रायल बैलेंस से ही मिलेगा। उसमें क्या क्या आ सकता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, ये चीज़ें ट्रायल बैलेंस से मिलेंगी। एंड करंट ईयर का हमको जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जो टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इसमें ऐड होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। मतलब ये जो पीएनएल अकाउंट है प्रीवियस ईयर का, उसमें करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ऐड माइनस होगा, एंड फिर हमको नेट मिल जाएगा, एंड फिर इसका टोटल हम यहाँ पे डालेंगे, जो भी टोटल आएगा वो, ठीक है। इसके बाद शेयर, थैंक यू. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब क्या होते हैं, जिस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वही डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कंसिडर की जाती है। इसके अलावा जो भी होगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाता है, लेकिन ये भी नहीं आएगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बहुत रेयर केस में आ सकता है, मोस्टली नहीं आएगा। अगर आया तो डेफर्ड टैक्स नेट जो आएगा आपको वो यहाँ पे डालना है, लेकिन मोस्टली ये नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया इस पे भी नहीं आने वाला है क्वेश्चन। अगर आ गया तो अगर क्रेडिट है तो लाइबिलिटी में डाल दो, डेबिट है तो एसेट में डाल दो, सिर्फ उतना ही है, ठीक है। उस पर एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली नहीं आएगा, बिकॉज उस पर सम्स भी क्लास में सॉल्व नहीं किए गए थे ज़्यादा, तो ये मोस्टली आ नहीं सकता। अगर आया तो ट्रायल बैलेंस में देखो, डेबिट बैलेंस है तो एसेट में डाल दो, क्रेडिट है तो इसमें डाल दो, लाइबिलिटी में डाल दो। एंड अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो होते हैं वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। इजी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं आएंगे। तो इसमें मोस्टली नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही हमको देखने, डिबेंचर्स, बैंक लोन जो भी आएंगे वो इसमें आएंगे।
उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी जनरली नहीं आएंगे, जो करंट 1 ईयर के शॉर्ट टर्म हम जो बोरो करते हैं मोस्टली ये नहीं आएंगे। ट्रेड पेएबल्स में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स आता है, डेफिनेटली आएगा, एंड बिल्स पेएबल, ये दो चीज़ें इसमें आएगी, ये डेफिनेटली आएगा। सो ये करके जाना है। अदर करंट लाइबिलिटीज में आपका जो भी, इसको छोड़ के जो भी करंट लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लाइबिलिटी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है जो अदर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या, ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पे बैक करनी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उसको करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आता है, जनरली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपका जो प्रपोज डिविडेंड है वो डेफिनेटली आएगा। एंड सेकेंड चीज़ है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट ईयर का हमने टैक्स निकाला वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डेफिनेटली आएगा। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। सो ये 3 चीज़ें करंट लाइबिलिटीज में आएगी, ठीक है। इसके बाद टोटल मिलेगा हमको लाइबिलिटी साइड का। फिर आते हैं एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास होते हैं। उसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है फिक्स्ड एसेट्स, जो आपके एसेट्स फिक्स्ड है। टेंजिबल एसेट्स में पूरा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार, जो भी है सब एसेट्स टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब विच यू कैन सी एंड टच, जो आपको दिखते हैं। इनटेंजिबल मतलब आपको दिखते नहीं है। इनटेंजिबल में आ सकता है कुछ, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, इसमें सिर्फ डाल देना है। इसमें क्या आ सकता है आपको, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये चीज़ें इसमें आ सकती है। सो दिस आर इंटेंजिबल एसेट्स। ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा गुडविल, सिर्फ आपको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर डाल देना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा। एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब फॉर एग्जांपल आपका पेटेंट है, आपने वो अभी दिया है ग्रांट होने के लिए, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आप उस प्रोसेस में हो, तो उसको इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें 2 ही चीज़ें आएंगी फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल भी रेयर है, उसमें सिर्फ गुडविल आ सकता है, बाकी टेंजिबल फॉर श्योर आएगा, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा एडजस्टमेंट से, ठीक है। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे करके दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा। इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जैसे मैंने बोला ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट बैलेंस है तो इसमें डाल दो, अगर क्रेडिट है तो लाइबिलिटी साइड में डालो, लेकिन ये भी रेयर है, ये भी आएगा, ऐसे नहीं बोल सकते। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जनरली अगर आपने किसी को लोन दिया है, फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन लोन टू मिस्टर ए, ऐसे कुछ करके दिया है, आपने किसी को लोन दिया है, तो इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन ये भी रेयर है, आने की थोड़ी चांसेस कम है। अदर नॉन करंट एसेट्स में इसके अलावा जो भी अगर एसेट्स है तो आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं आएंगे। इसके बाद आते हैं करंट एसेट्स पे। सो करंट एसेट्स पे करंट इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो करंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रेयर है, ये आने की इतने चांसेस नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है इन्वेंटरीज, हमेशा आएगा। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये इन्वेंटरीज में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में कौन आएगा, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ऐसे नाम से आएगा। एंड बिल्स रिसीवेबल, तो जो भी रिसीवेबल है और डेटर्स है वो सारे ट्रेड रिसीवेबल में जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेफिनेटली आएगा, इसमें कैश अकाउंट, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स जो होंगे आपके, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में जनरली जो भी आप एडवांस टैक्स पे करते हो, एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में फर्क है। करंट ईयर का अगर दिया है एडवांस टैक्स पेमेंट तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा, वरना नहीं आएगा। एंड अदर करंट एसेट्स में इसके अलावा जो भी है, मतलब आपने प्रीपेड कुछ एक्सपेंस दिया है, प्रीपेड भर दिया है पहले ही अगले ईयर का कुछ एक्सपेंस, या फिर आपको आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये सारे होते हैं अदर करंट एसेट्स, तो ये सारे जाएंगे अदर करंट एसेट्स में, ये आ सकते हैं। सो बेसिकली अगर फॉर्मेट देखने जाओगे तो हर एक में से दो चीज़ें आ रही है, पूरा फॉर्मेट नहीं आने वाला है। यस, तो जितनी चीज़ें आएगी, सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू क्लासीफाई,
तो अब हम देखेंगे कि ये क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स टेक एन सम. तो फॉर एग्जांपल ये दिसंबर 2018 है. आई हैव सॉल्व दिस होल पेपर. ठीक है, ये पूरा 2018 का मैंने पेपर सॉल्व किया है. मैं आप हमारा ये सेशन होने के बाद ही अपलोड कर दूंगा. इवन यू कैन सॉल्व दिस होल पेपर एंड चेक कि आपको आ रहा है कि नहीं. मोस्टली जो डिफ़िकल्टी लेवल हमारे एग्ज़ाम की होगी वो इसी पेपर से सेम होगी. बिकॉज मैंने 17-19 का पेपर देखा है, 19-21 का देखा है. उसमें से जो मीडियम मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल यही है. बिकॉज 17-19 का अगर पेपर देखने जाओ तो वैसे डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ईजी है. लेकिन इसमें थोड़ा सा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है. आई थिंक सो 19-21 में. बिकॉज इसमें दो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 2 ईयर के दिए, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई था 19-21 के इसमें. लेकिन देखो क्या लॉजिक मैं लगा रहा हूँ. मैंने पेपर नहीं सेट किया ऑफ कोर्स. लॉजिक क्या है कि ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर से, और एक चीज़, कोई भी 2022 का पेपर रेफर नहीं करेगा. ऐसा पेपर हमको बिल्कुल नहीं आने वाला है. बिकॉज उसमें तो बैलेंस शीट भी दिया है कि बैलेंस शीट भी बनाओ, सब कुछ दिया है, बैलेंस शीट में डाल के बनाओ. ऐसा पेपर नहीं आएगा बिकॉज दैट वाज कोविड बैच. और हम कोविड बैच नहीं है लेकिन वी आर कोविड अफेक्टेड बैच. तो हमको सिर्फ 2.5 मंथ्स ही मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए. इसको कंसिडर करते हुए हमारा पेपर मॉडरेट आएगा जो 2018 का था. तो सिमिलर क्वेश्चन आएगा मोस्टली, एटलीस्ट फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिमिलर क्वेश्चन आएगा. सो लेट्स स्टार्ट क्लासीफाइंग. ठीक है, आप भी मेरे साथ ये क्लासीफाई करते जाओ. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच किस में जाएगा ये? एनीवन? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल. पेमेंट टू ऑडिटर्स? फाइनेंस कॉस्ट, नहीं. पेमेंट टू ऑडिटर्स, अदर एक्सपेंस. ऑडिटर्स, yes, that will come in other expense. Sundry creditors, ट्रेड पेबल, ट्रेड Trade पेबल्स. payables. ठीक है, और आपको भी पेंसिल लेके क्वेश्चन पेपर जैसे आया वैसे ये लिखते जाना है इसके बाजू में. पीएनएल अकाउंट किस में जाएगा मैंने बोला था? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस. Reserves and surplus. लैंड एंड बिल्डिंग आर विच एसेट? टेंजिबल एसेट, Tangible. एंड गुडविल इज Intangible. Intangible asset. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने बोला था ये भी. Long term borrowings. नहीं, दिस आर नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो आएंगे नॉन करंट एसेट्स में. ठीक है, याद रखना है. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अरे हाँ, investment. ये इन्वेस्टमेंट है आपका, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा. अभी देखो यहाँ पे 2 दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो किस में जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम. ऑफ मटेरियल, यस. एंड ये जो है वो जाएगा चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ इन्वेंटरी इन फिनिश फिनिश गुड, गुड्स. यस. सैलरीज किस में जाएगा? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट. Employee benefit cost. यस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. Other expenses. Other expense. सन्ड्री डेटर्स. ट्रेड Trade रिसीवेबल, receivables. ट्रेड Receivable. यस. कैश इन हैंड. कैश एंड कैश Cash and cash इक्विवेलेंट, equivalent. परचेसेस. कॉस्ट ऑफ मटेरियल, Material consumed. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. वेजेस. Employee benefit cost. Employee benefit एम्प्लॉय cost. बेनिफिट कॉस्ट. टेलीफोन चार्जेस. अदर Other एक्सपेंस, expenses. बोनस टू एम्प्लॉयज. Employee benefit Employee cost. benefit cost. अभी देखो एडवांस टैक्स फॉर 2016-17, इसको अभी के लिए इग्नोर करो. इस पे एक एडजस्टमेंट होगा कुछ. तो देखो क्यों इग्नोर करना है. ये ट्रायल बैलेंस किस ईयर का है वो देखो. ये ईयर है एंडिंग 18, मतलब ये 17-18 फाइनेंशियल ईयर का है. एंड अगर एडवांस टैक्स का आप देखने जाओगे नीचे, ये ईयर कौन सा दिया है? 16-17, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है. जो अगर प्रीवियस ईयर का है इसका मतलब इसका डायरेक्ट एंट्री कुछ नहीं आएगा 4,24,000, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ तो एडजस्टमेंट होगी. तो हमेशा ईयर आपको देखना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन. ठीक है, करंट ईयर जो करंट वाला चालू है, प्रीवियस ईयर. ये केस में करंट ईयर क्या है? 17-18 एंड प्रीवियस ईयर क्या है? 16-17. तो ये 16-17 का दिया है, करंट ईयर का नहीं है. तो प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब इसका कुछ तो एडजस्टमेंट होगा छोटा सा एक इफेक्ट का. लेकिन ये डायरेक्टली 4,24,000 किसी में भी नहीं जाएगा. ठीक है. रिपेयर्स टू मशीनरी, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस.
रिपेयर्स को मशीनरी अकाउंट से कभी भी माइनस नहीं करते, सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं एंड इंस्टॉलेशन को प्लस करते हैं, रिपेयर्स को अलग से कंसिडर करते हैं एक्सपेंस, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, Tangible Tangible assets. assets. बैलेंस विद बैंक, That's Cash and equivalent. cash equivalent. कैश एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी बोला था मैंने, Investment. ये reserves and surplus. Reserve and surplus. सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है इन शॉर्ट बता देता हूँ। अगर लेट से आपका शेयर वैल्यू था 10 रुपीज़, ठीक है, लेकिन आपने वो बेचा 12 रुपीज़ में, तो ये जो ऊपर का 2 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ना, ये जो अमाउंट होती है जनरली वो जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो दैट विल कम इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। 12% डिबेंचर्स, Long term borrowing. यस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी फिर से ये देखो, ईयर देखो कौन सा है, प्रीवियस ईयर, मतलब इसका भी कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, प्रीवियस ईयर है, इसका भी एक एडजस्टमेंट होगा। 4,35,000 डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ माइनस प्लस माइनस होके हमारे इसमें आने वाला है। सेल्स किस में जाएगा? Revenue from Revenue operation. from operations. ऑपरेशंस। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस Other Other expenses. expenses. एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? Income. इनकम है। Interest, ना? देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, Other income. एंड हमेशा देखो अगर डेबिट में होता है तो एक्सपेंस होता है, क्रेडिट में होता है तो इनकम होता है, और ये क्रेडिट में है, इनकम है। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये वाला, इस पे हमको इंटरेस्ट मिला है वो, तो दैट इज इनकम फॉर अस, तो अदर इनकम, ठीक है। और कैरेज इनवर्ड किस में जाएगा? Cost of कॉस्ट ऑफ Cost of मटेरियल। material. Consume, material consume. हमेशा याद रखना है कैरेज इनवर्ड परचेसेस में ऐड होता है, और इवन पुराने वाले फाइनल अकाउंट्स में हम ये ट्रेडिंग डेबिट में डालते हैं, तो इसमें भी एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, Other income. नहीं, Other expense. नो, Other expense. नहीं, Other income. नहीं, Finance cost. फाइनेंस कॉस्ट। हमने लोन लिया था, मैंने बोला था जो भी आप लोन लेते हो, डिबेंचर्स मतलब लोगों से आपने पैसे लिए हैं फाइनेंस के लिए, अगर वो भरते हो उनको इंटरेस्ट वापस, उसको बोला जाता है फाइनेंस कॉस्ट। याद रखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो भी डेबिट वाला इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज फाइनेंस कॉस्ट, याद रखो। बैड डेट्स किस में जाएगा? Other expense. Other expenses. एंड एडवर्टीजमेंट, Other expense. Other expense. ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। हमेशा याद रखना है ट्रायल बैलेंस दोनों, मतलब प्रीवियस वाले सम्स जो हम टी फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट्स करते हैं और ये वाले कॉर्पोरेट में भी, ट्रायल बैलेंस के जितनी भी चीज़ें होती है उसका हमेशा एक ही इफेक्ट होता है, ओनली वन इफेक्ट, एक ही जगह हो जाता है। एंड जो भी एडजस्टमेंट में दिया जाता है हमेशा उसके दो इफेक्ट होते हैं, उसके दो जगह एंट्री करनी पड़ती है। इसका लॉजिक क्या है, ये जो ट्रायल बैलेंस का है ना, उसका ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, डेबिट क्रेडिट एंट्री हो चुका है। एडजस्टमेंट जो अभी हम कर रहे हैं ये नई एडजस्टमेंट है, वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसके हमेशा डेबिट और क्रेडिट ऐसे दोनों इफेक्ट जाने चाहिए। तो एडजस्टमेंट में जितनी चीज़ें आएंगी उसके दो इफेक्ट जाएंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट हमेशा आपको कॉर्पोरेट में दिखेगी, इसके कोई भी इफेक्ट्स नहीं होते, इसको सिर्फ आपको नोट्स जो हम बनाओगे, फर्स्ट जनरली शेयर कैपिटल का नोट लिखते हो तो फर्स्ट लाइन आप लिखोगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, नीचे लिखोगे 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, बाहर लिखोगे 2 करोड़ 50 lakhs, बस। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बैलेंस शीट पे भी नहीं जाएगा, सिर्फ इसको एक रिकॉर्ड करने के लिए हम नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से हमारे एडजस्टमेंट, रियल एडजस्टमेंट स्टार्ट होते हैं। अभी ये जो फर्स्ट वाला है, आउट ऑफ डेटर्स 78,300 इज ड्यू फॉर मोर देन 6 months, ठीक है। डेटर्स मतलब क्या, जिससे हमको पैसे मिलने वाले हैं, सो दे आर लायबल टू गिव अस मनी, लेकिन 6 महीने से अब तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। अगर 6 महीने से नहीं दिए तो आपको उन पे डाउट होगा, शायद ये हमारे पैसे डुबा सकते हैं, यस। तो जब आपको डेटर्स पे डाउट होता है तो कौन सा प्रोविजन आप क्रिएट करते हो? Reserve for doubtful debt. Provision for doubtful debts. दिस इज नथिंग बट आईडीडी। आईडीडी किससे हम माइनस करते हैं? Debtors में से. डेटर्स। तो पहले जाना है ऊपर, डेटर्स के बाजू में डॉट करना है, तो एक हो गया बैलेंस शीट का इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे करते हैं हम आईडीडी का?
पीएनएल में करते हैं ना, एक्सपेंस पीएनएल में करते हैं, डेबिट yes? साइड। और वो Adjustment फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला इज टू ओल्ड बैड बैड डेट्स, न्यू डेट्स बैड डेट, प्लस न्यू टू बैड न्यू डेट्स बैड डेट प्लस minus Plus old new RDD. RDD न्यू आरडीडी minus माइनस old RDD. ओल्ड आरडीडी। इस वाले सम में हमारे पास सिर्फ दो अमाउंट है, ओल्ड बैड डेट्स दिया है एंड न्यू आरडीडी है, बाकी ये चीजें नहीं है। मतलब ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, तो बैड डेट्स के यहाँ पे भी डॉट लगाओ बिकॉज ये बैड डेट्स में ऐड होने वाला है। सो इवन यू विल मार्क ओवर हियर बैड डेट्स। उसके बाद डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसका कुछ एंट्री नहीं आएगा, वो सिर्फ इन्फो दिया है कि जो डिबेंचर्स है, अगर ऐसा हुआ कि कंपनी अभी बंद पड़ेगी तो उस केस में डिबेंचर्स को हमको पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग सेल करके हम डिबेंचर्स को पैसे वापस देंगे। इसकी कोई भी इफेक्ट अभी के लिए नहीं आएगा, तो नो इफेक्ट, ठीक है? बिकॉज अमाउंट नहीं है, क्या कुछ है नहीं है, कंपनी जब डूबती है तभी ये काम आता है, अभी के लिए इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग को डॉट लगा दो एंड प्लांट एंड मशीनरी के सामने डॉट लगा दो, इसकी कोई एंट्री आएगी, यस। तो डेप्रिसिएशन तो पहले क्या इफेक्ट होता है, हम क्या करते हैं, वो एसेट में से माइनस करते हैं। एंड सेकेंड इफेक्ट इस केस में कहाँ पे जाएंगे ये एक्सपेंसेस, पीएनएल में किसके अंडर जाएंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है? इसके बाद अभी देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 completed during the year which resulted in income tax liability of 4,31,500। तो ये भी प्रीवियस ईयर का है। तो ऊपर जो हमको दो मिले थे ना, हमने सर्कल किए थे दो अमाउंट्स, इसका लेना देना इस वाले एडजस्टमेंट से होगा, ठीक है? तो ये वाली एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर का टैक्स वाले जो भी दिया है वो कंप्लीट कर देगी। तो ये हम देखेंगे इन डिटेल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो ये कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, कहाँ से माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और फिनिश गुड्स Cost of material consumed. और फिनिश गुड्स केस से माइनस होगा, चेंज इन इन्वेंटरी एंड सेकंड यस एसेट में जाएगा, कहाँ पे, इन्वेंटरी, ठीक है? एंड इन्होंने बोला है क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 25.75%। सो दो इफेक्ट, एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट में से जो आएगा पीबीटी वैल्यू, यस ये करंट टैक्स है, नथिंग बट करंट टैक्स, ठीक है? और इसका सेकंड कहाँ पे जाता है, ये जाएगा बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो लाइबिलिटी में हमने देखे ना, यस वहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर ये जो अमाउंट आएगा वहाँ पे जाएगा। तो आपने देखा होगा हर एक का दो दो इफेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है? इसका भी दो इफेक्ट होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है हम देखेंगे। तो ये वाला सम मैं अभी ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज मैंने ये सॉल्व करके रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। सो वी विल सी दैट सॉल्व सम। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम नोट्स से करेंगे। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ नोट्स। तो फर्स्ट नोट क्या बनेगी, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल हमेशा। सो हमने देखा था पहले जब शेयर कैपिटल दिया है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऐसे लिखते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल आउटर कॉलम में जो अमाउंट है लिख दो। हमें किससे लेने देना है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल जो हमको दी थी यहाँ पे। सो इशूड एंड पेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच 20 lakhs, ये इन्फो लेनी है। सो यहाँ पे हम डालेंगे 10 lakh शेयर्स ऑफ ₹2 ईच बिकॉज ये अमाउंट दी थी 20 लाख और एक शेयर 2 लाख का है, तो टोटल शेयर्स कितने 10 लाख के। सो दिस इज डन। सो यहाँ पे टिक कर दोगे कि ये हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, ठीक है? नोट से ही स्टार्ट करते हैं जनरली ये सम्स। सो इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद बैलेंस शीट में क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या जाने वाला है वो लिस्ट निकालो, क्या क्या जाने वाला है। पीएनएल जाने वाला है तो यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन हमको पता है इसमें करंट ईयर का ये अमाउंट ऐड होने वाला है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद और कुछ है क्या, तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में और क्या जाने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम जाने वाला है, तो यहाँ पे टिक कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लिख दिया, चलो ये भी हो गया। इसका टोटल हम बाद में निकालेंगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या हमारे पास, है क्या है, डिबेंचर्स है जो दिए है, कहाँ पे दिए है, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
यहाँ पे दिए हैं। शुभम हाँ बोल। शुभम एक बार ये चीज बता दे यार, कौन सा अमाउंट अपन अंदर लिखते हैं और कौन सा अमाउंट बाहर लिखते हैं डायरेक्टली? ओके, नोट्स में कैसे भी कर सकते हो, अपना ही है नोट्स, लेकिन इसमें जो हम ये अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब दिस प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसमें कैसे होता है, जो मेन पॉइंट है, अभी देखो एक्सपेंसेस एक पॉइंट है, फोर्थ, तो जो एक्सपेंसेस का टोटल है वो आउटर कॉलम में जाएगा, बाकी एक्सपेंसेस के अंडर, इसके अंडर जो भी आएगा वो इनर कॉलम में जाएगा। ठीक है, फॉर ओके एग्जाम्पल ये देख, ये पॉइंट नंबर 1 है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें ए और बी आया, ये इनर कॉलम में गए, इसके टोटल जो है शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं, 44,15,574, ये आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, ओके भाई, और थैंक यू। इतना तो कंसिडर करेंगे, इतना टेंशन मत लो इनर एंड आउटर कॉलम का, वो कंसिडर करेंगे सर, इतना कुछ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो डिबेंचर्स मिल गए 4,28,000, तो यहाँ पे लिख दो 4,28,000। एंड जैसे ये होते जाएगा ना, एक काम करना है, पहले ये पूरा जो बैलेंस शीट और पीएनएल का जो फॉर्मेट है ना, वो बना के लेना है, ड्रॉ कर देना है एंड ब्लैंक छोड़ देना है अमाउंट्स का, एंड जैसे जैसे एक एक अमाउंट मिलती जाएगी वो भरते जाओ। तो नोट नंबर 1 मिल गया हमको, शेयर कैपिटल तो 120 लाख, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2 है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, बिकॉज ये एंड में मिलेगा हमेशा, रिजर्व्स एंड सरप्लस करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करने के बाद, तो ये ब्लैंक छोड़ दो। और इसका तो कुछ नहीं है, मनी रिसीव्ड अगेन वारंट्स कुछ नहीं है, तो टोटल जो आया दोनों का वो बाहर निकलेंगे, लेकिन ये भी एंड में मिलेगा, बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस आने के बाद ये टोटल निकलेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने अभी देखा 4,28,000 है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 एंड अमाउंट लिख दी इनर कॉलम, बाकी कुछ डेफर्ड टैक्स नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं है, तो डैश 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 टोटल आ गई आउटर कॉलम में। इसके बाद आते हैं करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है क्या, नहीं थे। अभी ट्रेड पेबल्स है क्या, तो देखो जाके ट्रेड पेबल्स है क्या हमारे पास, हाँ है, क्या है ट्रेड पेबल्स में हमारे पास है सेंड्री क्रेडिटर्स, तो सेंड्री क्रेडिटर्स को टिक कर दो एंड फिर नोट बनाओ सेंड्री क्रेडिटर्स का, ट्रेड पेबल्स सेंड्री क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में लिख दो 3,26,460 एंड यहाँ पे नोट नंबर 4 3,26,460 लिख दिया। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज है क्या, नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है क्या, तो आने वाले हैं, लेकिन अब तक हमने किए नहीं कैलकुलेट, बिकॉज वो क्या थे, एक था प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एक था डेफर्ड टैक्स था, तो वो आगे जाके हम करेंगे, तो ये ब्लैंक छोड़ दो अभी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए 2-3 लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट आएगा एसेट, अभी एसेट में क्या क्या एसेट्स है हमारे पास, टेंजिबल एसेट है, तो कौन से है देखो, टेंजिबल एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन डॉट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आप लिखोगे एंड नीचे डैश कर दोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है टेंजिबल एसेट आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग लिखते जाओ, यहाँ पे टिक करते जाओ जो भी आप एंट्री कर रहे हो वो, एंड डेप्रिसिएशन के लिए छोड़ दो जगह। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट है क्या, कुछ है, क्या है, गुडविल है, तो गुडविल 5,26,000, यहाँ पे डायरेक्टली इंटेंजिबल एसेट 5,26,000 नोट नंबर 7 लिख दो। ठीक है, टेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन होने के बाद ही हम लिख सकते हैं, तो ब्लैंक छोड़ा है अभी के लिए हमने। ठीक है, फिर ये गुडविल भी हो गया, गुडविल कहाँ पे गया था, टिक करते गुडविल को भी, सो गुडविल को भी हमने टिक कर दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कौन से थे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी 7,26,000 की, सो यहाँ पे सर्च करो क्या क्या है, 7,26,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे वो लिख दो 7,25,000 एंड यहाँ पे एंट्री कर दो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7,25,000। अभी ये जब पूरा मिल जाएगा तब टोटल आएगी, अभी तक एसेट हमने निकाला ही नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद हमको ये वैल्यू मिलेगी, तो ये टोटल बाद में कर लेंगे। फिर इन्वेंटरीज, अभी इन्वेंटरीज में आपको क्लोजिंग स्टॉक दोनों का ऑलरेडी इधर दिया था, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दोनों का है 4,23,000 है एंड 4,28,000 है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ले लो, सो 4,23,500 4,28,300 टोटल 8,51,800, तो यहाँ पे भी इन्वेंटरीज 8,51,800। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आने वाला है, डेटर्स आने वाले हैं, लेकिन डेटर्स में एक एडजस्टमेंट होगी, तो पहले देखो डेटर्स कहाँ पे है, तो डेटर्स है यहाँ पे, लेकिन डेटर्स के बाजू में डॉट लगा है, इसका मतलब एक एडजस्टमेंट होगी, सो यहाँ पे लिख देना है सन्ड्री डेटर्स, नीचे एक लाइन छोड़ देनी है
फिर ये निकालेंगे, इस पे रिजर्व बाद में हम जब एडजस्टमेंट पे आएंगे तब कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या है, कैश इन हैंड भी दिया था, कैश बैलेंस विद बैंक भी दिया था क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आई थिंक सो कैश इन हैंड दिया था 35,800 एंड बैंक बैलेंस दिया था, बैंक बैलेंस विद बैंक 426,300, वो लिख दो, उसकी टोटल ले लो एंड यहाँ पे लिख दो 4,62,100। इसके बाद इसकी टोटल हमको मिल जाएगी, और कुछ है क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स भी नहीं है एंड एडवांस फीस नहीं है। तो इस तरीके से हमने अभी बैलेंस शीट की सारी नोट्स बना दी। इसके बाद अभी P&L पे जाएंगे। तो फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास है सेल्स। तो सेल्स की जो वैल्यू होगी वो नोट्स बनाओ, नोट नंबर जो भी आएगी नेक्स्ट वाली, नोट नंबर 12 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, एंड फिर यहाँ पे लिख दो सेल्स के अमाउंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के सामने एंड में लिख देंगे 56,71,600। अदर इनकम था क्या, कुछ देखना है अदर इनकम, यस हमारे पास अदर इनकम ये है। सो 62,300, तो पहले उसकी नोट बनाएंगे, अदर इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 62,300 एंड ऊपर यहाँ पे लिख देंगे अदर इनकम 62,300, फिर हमको मिल जाएगा टोटल इनकम, ठीक है। अभी आते हैं एक्सपेंसेस पे। फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या जाने वाला है हमने मार्क किया है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जाने वाला है, वो है। उसके बाद जाने वाला है परचेसेस, तो परचेसेस देखते हैं कहाँ पे है परचेस, यस। सो ये परचेस जाने वाला है एंड जाने वाला है कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड भी है, यस कैरेज इनवर्ड भी है। एंड उसमें से क्या माइनस होने वाला है, माइनस होने वाला है ये रॉ मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो वही किया हमने, देखो नीचे नोट नंबर 14 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेसेस प्लस कैरेज इनवर्ड, जो अमाउंट आएगी वो टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो डायरेक्टली कहाँ पे डालेंगे हम P&L में डालेंगे 11,72,700, ठीक है। तो ये डाल दिया। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स है क्या हमारे पास, हाँ है। कहाँ पे दिए थे, यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे दिया था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे दिया है तो ये वाली अमाउंट ले ली, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है तो ये वाली अमाउंट ले ली, क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो नोट नंबर 15 आप बनाओगे चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मिल गया चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे लिख दो चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये भी बना दिया। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो देख लो। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में आने वाला है सैलरीज, ठीक है। उसके बाद आने वाला है वेजेस, बोनस, तो बोनस और वेजेस कहाँ पे है, वेजेस, ओके। और यहाँ पे देखना है कुछ सैलरीज वेजेस बोनस में कुछ था क्या, हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे नोट नंबर 16 एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट सैलरीज वेजेस बोनस टोटल 12,31,000। सो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के सामने लिख देंगे 12,31,000, हो गया। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट का कुछ है क्या, तो हम देखेंगे फाइनेंस कॉस्ट है क्या, यस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, तो फाइनेंस कॉस्ट मिल गया। तो पहले उसका नोट बनाएंगे नीचे, नोट नंबर 17 आई थिंक सो, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 51,360, यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट के सामने लिख देंगे 51,360। चलो फाइनेंस कॉस्ट भी हो गया। डेप्रीसिएशन, अभी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड इज 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी इज 20%। तो जहाँ पे हमने एसेट बनाए थे, एसेट के एंट्री में जाओ, यहाँ पे लिख दो 10%, तो इसका 10% निकालो, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20% निकालो, फिर एक टोटल यहाँ पे भी मिल जाएगा 22,99,750 एसेट्स का, तो वो टेंजिबल एसेट्स में पहले लिख दो यहाँ पे, तो ये भी हमने लिख दिया। एंड सेकेंड अलग से डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की भी नोट बनाओगे, तो एक नोट बनाओगे नोट नंबर 18 डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टोटल लो एंड फिर वो टोटल यहाँ पे डाल दो। नोट नंबर 18 डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अभी बचते हैं अदर एक्सपेंस, तो जो बचे हैं तो यहाँ पे जाओ, क्या क्या बचे हैं हमारे पास, पेमेंट टू ऑडिटर्स, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसके बाद है
क्या बचा है और टेलीफोन चार्जेस, इसके बाद क्या है रिपेयर्स टू रिपेयर टू मशीन, मशीन। और क्या है एग्जीबिशन एक्सपेंस, एंड इसके बाद है बैड डेट्स और एडवर्टीजमेंट। तो जितने सारे बचते हैं अदर एक्सपेंस में ज़्यादा जनरली एंट्रीज आती है, तो अदर एक्सपेंस में जाओ, सब लिखते जाओ एक एक करके। सिर्फ यहाँ पे बैड डेट्स के लिए एंट्री थी, हमने डॉट लगाया था बैड डेट्स के नीचे, तो यहाँ पे न्यू आईडीडी आने वाला है तो वो जगह छोड़ दो, बाकी सब कर दो। फिर नेक्स्ट वाली एंट्री हम क्या करेंगे, अभी आईडीडी भी इसी वक्त निकाल देंगे। सो क्या दिया है आईडीडी उन्होंने 78,300 या आईडीडी दिया है। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे 78,300 प्लस करेंगे, बिकॉज ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी हो रहा है, ये मिल गया। अदर एक्सपेंस का टोटल मिल गया, इसको लिख दो अदर एक्सपेंसेस सामने, शुभम 7,29,200। हाँ शुभम, वो जो तूने न्यू आरडीडी आइडेंटिफाई किया उसमें मंथ्स का कुछ रोल है क्या, अगर कम ज़्यादा मंथ्स रहे तो? हाँ, जनरली 6 मंथ्स के ऊपर जो होते हैं ना वो उसको हम आईडीडी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि 6 मंथ्स दिया है तो जनरली वो आईडीडी है, ठीक है। 6 मंथ्स के ऊपर हो गया ना, अभी तक पैसे मिलने नहीं है हमको, सो उसको हम आईडीडी कंसिडर करना स्टार्ट करते, प्रोविजन क्रिएट करते। अभी तक ये प्योर लॉस नहीं हुआ है, लेकिन अभी से हमने कंसिडर कर लिया है कि ये लॉस हो सकता है, ठीक है। सो ये अदर एक्सपेंस हो गए। अभी आईडीडी की एक एंट्री बची है डेटर्स वाली, सो डेटर्स में जाओ, ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, इसमें वो आईडीडी माइनस करो, एंड अभी ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट भी मिल गई, तो ये भी यहाँ पे पोस्ट कर दो 345,700, ठीक है। अभी और क्या बचा है हमारे पास, अभी सब आई थिंक सो एंट्रीज हो गई, यस। इसमें भी आप देख लो सब टिक मार्क हो गए, अभी कुछ एंट्रीज नहीं बची है, अभी सिर्फ ये सर्कल वाली चीज बची है जो होता है टैक्स। अभी ये ध्यान से देखो। शुभम, हाँ बोलना। शुभम एक डाउट होता. हाँ बोल. ते इन्कम टॅक्स असेसमेंट वाला एकदा ऍडजस्टमेंट रिपीट करशील का? तीच करायची आता, तीच है आता, वही मैं बोल रहा हूँ, ओके। अभी लास्ट में हमने रखे इनकम टैक्स वाले। सो इनकम टैक्स में क्या होता है, हम करंट ईयर वाला आएगा ही नहीं, आई एम गिविंग यू इन राइटिंग, करंट ईयर वाला इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स वो वाला नहीं आएगा, बिकॉज सर ने वैसे सिखा ही नहीं है डिटेल में। सो ये ऐसे ही आ सकती है हमको प्रीवियस ईयर। तो ये देखो क्या होता है, 2 ईयर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ये वाला जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स, वो किस ईयर का बना रहे हैं, करंट अकाउंट, दैट इज 2017-18। और ये इन्फो दी है हमको क्वेश्चन में 2016-17 की। 3 हमको एंट्रीज दी है, एक दी है एडवांस टैक्स कितना भरा हमने वो दिया है, उसके बाद उन्होंने दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था उस ईयर का वो दिया है, एंड एक चीज दी है टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई रियल में, ठीक है। जनरली क्या होता है, एवरी ईयर बिजनेस व्हाट कंपनी डू, दे पे द टैक्स, अज्यूम करते कि मेरा इस ईयर का टैक्स 4,20,000 आया होगा और वो भर देते हैं, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। तो ये कंपनी ने एडवांस टैक्स कितना भरा था, जो यहाँ पे हमने सर्कल किया था 4,24,000, ठीक है। तो एडवांस टैक्स उन्होंने भरा था 4,24,000 का। और कंपनी क्या करती है, भरा हुआ टैक्स ऑलरेडी ये पेड वाला है, ठीक है, ऑलरेडी हमने ये पे कर चुके थे लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर भरा है। और प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, एवरी ईयर कंपनी क्या करती है, जो टैक्स निकालती है प्रॉफिट पे, यस, जो हम इस साल 25.75 वाला करने वाले हैं उसको प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। जो लास्ट ईयर का क्या था, जो लास्ट ईयर का हमने निकाला था प्रोविजन 4,35,000 जो यहाँ से मिला, सो वो था 4,35,000। तो ये ऑलरेडी हमने प्रोविजन करके रखा था 4,35,000 का। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी रियल कितनी आई टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी मतलब रियल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको रियल टैक्स भरना है 4,31,500, तो हमको रियल टैक्स भरना है 4,31,500। तो अभी ये वाली बेस वैल्यू है हमारी, सो दिस इज द बेस वैल्यू। ये वैल्यू के ऊपर ये दोनों वैल्यू अभी कंपेयर होगी एंड इसके 2 एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। पहले निकलना है एडवांस टैक्स जो हमने भरा था और टैक्स लाइबिलिटी, इसमें कितना डिफरेंस है, 7,500। यस, अराउंड 7,500, ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है। और जो टैक्स लाइबिलिटी है और हमने जितना प्रोविजन किया है उसमें कितना डिफरेंस है, 3,500। ओके, ये दोनों डिफरेंस मिल रहे हैं। तो अभी गेम वही है, ये दोनों की एंट्री होगी, 7,500 की होगी, 3,500 की होगी।
अभी हमने प्रोविजन लास्ट ईयर ज्यादा का किया था, लेकिन एक्चुअल में टैक्स तो कम भरना पड़ा, मतलब जो टैक्स है लास्ट ईयर हमने ज्यादा कैलकुलेट किया होगा, तो ये जो 3500 एक्सेस हमने प्रोविजन किया है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये वाली एंट्री क्या कहती है, हमने टैक्स भरा 4,24,000 लेकिन एक्चुअल तो भरना था 4,31,000, मतलब ये क्या है, अभी तक भरना बाकी है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी, अभी तक भरना बाकी है। ठीक है, तो ये हमारी लिए बन गई लाइबिलिटी, और ये हमारे लिए बन गया एक तरीके का एसेट ही है, मतलब लास्ट ईयर ज्यादा भरा था तो इस ईयर वो माइनस करेंगे। तो इसका एंट्री कहाँ पे जाता है, जनरली मैंने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट 20 नंबर में की है, देखो। तो ये जो जाता है, हमने टैक्स भरा था 4,24,000 का, इनकम टैक्स लाइबिलिटी आई 4,31,500, तो ये जो प्रोविजन है मतलब ये हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है, तो ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, जो आता है यहाँ पे। ये देखो डेफर्ड टैक्स, डिफरेंस आया ना 7,500 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डेफर्ड टैक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डेफिसिट इन टैक्स पेड फॉर द ईयर, तो ये 7,500 अगले साल भरना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो ये इसमें ऐड होगा, यस। तो ये लास्ट ईयर का भरना है और ये करंट ईयर का भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये। एंड ये देखो हमने लास्ट ईयर ज़्यादा प्रोविजन रखा था, मतलब ज़्यादा टैक्स माइनस किया था, तो इस साल के टैक्स से हम क्या करेंगे, वो डिडक्ट कर देंगे। तो इसकी एंट्री कहाँ पे जाती है, यहाँ पे इनकम टैक्स में जो करंट टैक्स है 4,05,32,816, उसमें से जो लास्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स है वो हम माइनस कर देंगे। अभी केस उल्टा होता तो, फॉर एग्जाम्पल ये उल्टा दिया होता कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एडवांस टैक्स था, हमने भरा था 5 लाख, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी आई 4,75,000, और लेट्स से प्रोविजन हमने बनाया था, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,50,000। इस केस में उल्टा हो रहा है, देखो हमने टैक्स ज्यादा भरा लेकिन लाइबिलिटी कम ही, मतलब ये 25,000 अभी क्या होगा गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है आपका टैक्स 4,75,000 है, लेकिन हमने 5-6 लाख भरा है, तो ये 25,000 क्या होगा, यस, ये हमको रिफंड मिलेगा, टैक्स रिफंड। तो ये कहाँ पे जाएगा, करंट एसेट्स में जाएगा, अदर करंट एसेट में लिखेंगे टैक्स रिफंड 25,000। और यहाँ पे देखो टैक्स लाइबिलिटी 4,75,000 की थी, लेकिन हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट कितने की थी, 4,50,000, मतलब 25,000 हमने कम लास्ट ईयर की टैक्स लाइबिलिटी कंसिडर की है, तो इस ईयर क्या करेंगे, वो 25,000 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स में वो ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऐड होगा, जितना आएगा 25,000 वो यहाँ पे ऐड होगा। एंड सेकेंड, यहाँ पे हमने लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डाला था, लेकिन यहाँ पे वो जाएगा अदर करंट एसेट्स में जाके, यहाँ पे वो जो 50,000 हमने एक्स्ट्रा भरा है वो यहाँ पे रिफंड में आएगा, ठीक है। तो यही करना है आपको, कंपेयर करना है, ये 3 ऐसे लिख दो पेपर में, एडवांस टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स। मेन हमारा बेस क्या है, टैक्स लाइबिलिटी रियल कितनी आई, कंपेयर करो, अगर हमने एडवांस टैक्स कम भरा है मतलब ये भरना पड़ेगा, हमारे लिए लाइबिलिटी है, अगर ज़्यादा भरा है तो हमारे लिए एसेट है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ टैक्स, अगर हमने प्रोविजन ज़्यादा किया है मतलब ये हम क्या करेंगे, करंट ईयर के डेफर्ड टैक्स से माइनस करेंगे, और अगर हमने प्रोविजन कम किया है तो ये क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स में ऐड करेंगे। तो वही किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे लास्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स, मतलब लास्ट ईयर प्रोविजन ज़्यादा किया था लेकिन टैक्स उतना नहीं था, तो जितना डिफरेंस था वो यहाँ पे माइनस कर दिया, एंड टोटल टैक्स हमको मिल गया ये। अभी टोटल टैक्स कैसे मिला, करंट टैक्स अभी निकालेंगे, बिकॉज ये सारी एंट्रीज तो हो गई थी, इनकम माइनस एक्सपेंस हमने कर दिया, हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 25.75%, क्वेश्चन में दिया था हमको टैक्स प्रोविजन क्रिएट करना है @ 25.75, सो इसका 25.75 हम करेंगे 20,69,190, ठीक है। एंड इसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे जाएगी, 2 एंट्रीज आती है जैसे मैं बोल रहा था, तो फर्स्ट एंट्री तो हमने ऊपर कर दी, यहाँ पे करंट टैक्स माइनस कर दिया। सेकेंड एंट्री होगी, ये प्रोविजन होता है, दिस इज नथिंग बट
प्रोविजन जो अगले साल हम भरेंगे टैक्स, ठीक है। तो प्रोविजन है मतलब लाइबिलिटी है, अगले साल भरेंगे, सो ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगा, जो एंट्री थी यहाँ पे देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर 17-18 5,32,816, ठीक है, और ये ऐड होगा। सो इस तरीके से हम ये करेंगे एंट्रीज, एंड उसके बाद हमको ये टोटल टैक्स एक्सपेंस मिलेगा। टोटल टैक्स एक्सपेंस को प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। और इनके शेयर्स कितने हैं, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं, यहाँ पे हमेशा इशूड शेयर्स देखने हैं, ऑथोराइज शेयर्स को कभी भी देखना नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इशूड शेयर्स कितने हैं, 20 लाख रुपीज के शेयर से 2 रुपीज ईच, मतलब हमारे पास शेयर्स कितने हैं 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर के लिए जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसको डिवाइड बाय 10 लाख करेंगे। तो डिवाइड बाय 10 लाख करके हमको ये मिलेगा 1.539, बेसिक डाइल्यूटेड दोनों सेम आएगा। इसके बाद जितना भी यहाँ पे पूरा टोटल सबका करते जाओ, एंड आपको एंड में एसेट की टोटल एंड लाइबिलिटी की टोटल मैच होगी। फॉर एग्जाम्पल गलती से सुनो, अभी एक चीज सुनो सिर्फ, टैक्स का फॉर एग्जाम्पल एडजस्टमेंट नहीं आया, आपको नहीं हो रहा है, या फिर लेट से बैड डेट्स का नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है ना, बैड डेट्स और टैक्स का नहीं आया तो फॉर एग्जाम्पल इसके 1.5 मार्क गए, इसके 1.5 मार्क गए, आपके टोटल मार्क्स कितने गए 3, लेकिन आपने पूरा फॉर्मेट ड्रॉ किया है, आपके भले टैली नहीं हो रहा है, अमाउंट्स गलत है, एटलीस्ट यू आर स्कोरिंग 16 to 17 फॉर श्योर। सो 20 out of 16 to 17 इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल। सो आई विल सजेस्ट यू, जितना भी दिया है स्टार्ट कैसे करो, स्टार्ट करो यहाँ से, मार्क करो कहाँ कहाँ जाएगा सब कुछ, यस यहाँ पे भी लिखते जाओ कहाँ पे 2 एंट्रीज जाएगी। इसके बाद ये पूरा जो फॉर्मेट के हिसाब से ये भरते जाओ, पूरी एंट्रीज नोट्स वगैरह करते भरते जाओ, एंड में देखो क्या टैली हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड उसके बाद जो भी है वो देखा जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आई एम गारंटिंग ये सब भरने के बाद 10 मार्क्स तो फॉर श्योर आपको मिल रहे हैं, ऊपर से 1-2 एडजस्टमेंट राइट कर ली 5 मार्क्स उसके मिल रहे हैं, यस, और 2 एडजस्टमेंट गलत हुई तो 2-3 मार्क्स जाएंगे, लेकिन वो भी सही आई तो फुल 20 on 20 भी मिल रहे हैं। सो इजी सम आएगा, इस तरीके का ही आएगा। आई विल सजेस्ट कि ये सम बिना देखे आप खुद से ये सॉल्व करो एंड फिर क्रॉस चेक करो। अभी हम एक एक करके डाउट्स लेते हैं। हाँ बोलो शुभम, ते ऍक्च्युली तू बोललास ना की म्हणजे टॅक्स लायबिलिटीचं, हां तर त्यात एक पॉइंट ऍक्च्युली मी म्हणजे मला समजला नाही की जर प्रोव्हिजन ऑफ टॅक्स जर जास्त असेल टॅक्स लायबिलिटीच्या लास्ट पेक्षा, मग त्याचा काय इफेक्ट जाणार एकदा सांग ना। मनस सॉरी टू इंटरप्ट यार, बट कैन यू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? ओके मैं बताता हूँ वो क्या बोला। वो बोला कि इसका इफेक्ट क्या गया कि लास्ट ईयर का प्रोविजन, एक बार नोट कर लूंगा, रिपीट कर। लास्ट ईयर जब हमने प्रॉफिट पे टैक्स निकाला तो हमको आया 5 लाख। सो ये था लास्ट ईयर का प्रोविजन 5 लाख, लास्ट ईयर प्रोविजन जो इस ईयर के ट्रायल बैलेंस में हमको दिखेगा, ठीक है 5 लाख था। और हम बोल रहे हैं इस ईयर की टैक्स लायबिलिटी हमको आई 4,50,000। इसका मतलब लास्ट ईयर हमने 5 लाख जो कैलकुलेट किया वो ओवर किया ना कैलकुलेट, और जब हम ओवर टैक्स करते इससे हमको लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम दिखा होगा। और हमको अकाउंट्स क्या कहते हैं, हमेशा आपको राइट एंट्रीज करनी है, यस आपको रियल पोजीशन दिखानी है फाइनेंस की। तो ये जो 50,000 हमने एक्स्ट्रा लास्ट ईयर माइनस किए थे वो इस ईयर के प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर के थे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट हुआ होगा। तो इस ईयर क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा 50,000 हमने माइनस किए थे, बिकॉज रियल लाइबिलिटी कितनी थी हमारी 4,50,000 की थी, हमने प्रोविजन कितने का रखा था 5 लाख का, तो ये जो 50,000 है वो करंट ईयर का जो टैक्स होगा उसमें से हम माइनस करेंगे, करंट ईयर के प्रोविजन से माइनस करेंगे। यही उल्टा होता तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आती 5,25,000, तो हमने 5 लाख का ही किया, लेकिन 25,000 तो और टैक्स भरना है, जो और टैक्स भरना है तो करंट ईयर के टैक्स में ऐड करेंगे। क्लियर है? और वो ऐड का होगा, डेफर्ड टैक्स में ऐड होगा, डेफर्ड टैक्स में ऐड होगा, यस करंट ईयर के टैक्स में ऐड होगा। डेफर्ड टैक्स मतलब क्या, डेफर्ड मतलब डिफरेंस कितना आया, डेफर्ड मतलब डिफरेंस कितना आया, ठीक है। अभी डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है वही देखना है। लास्ट ईयर का डिफरेंस करंट ईयर के इससे ज्यादा है कम है, अगर ज्यादा है तो माइनस करेंगे,
प्लस मतलब प्लस में फिगर आया तो माइनस करेंगे, नेगेटिव में आया तो हाँ प्लस में आया तो माइनस करेंगे, माइनस में आया तो प्लस करेंगे, इतना ही है। शुभम हाँ बोलो। यार एक बार बस टेक्स्ट थोड़ा रिवाइज करवा देगा, मतलब ये जो टेक्स्ट तूने पूरा बताया थोड़ा ठीक है कंफ्यूजिंग ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। लास्ट ईयर मुझे 1 लाख प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे मैंने 25 तक का प्रॉफिट लगाया, सो मुझे 25,000 आया। लास्ट ईयर के बुक्स में ये कहाँ पे लिखूंगा मैं? प्रोविजन फॉर टैक्स बनाऊंगा, प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर द ईयर 2021 मैंने बनाया 25,000, ठीक है। ये क्या होता है? जनरली प्रोविजन होता है। एडवांस टैक्स क्या होता है? बिना कैलकुलेट किए हम पहले ही टैक्स भर देते हैं। मैंने अज्यूम किया हर साल मुझे ना 30,000 टैक्स मिलता है, तो 2021 के लिए मैंने ऑलरेडी 30,000 भर दिया, ठीक है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? हमारी बुक्स देखता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं एंड हमको बताता है कि हमारी रियल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, आपको रियल टैक्स कितना भरना था। वो बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि 2021 के लिए आपको तो टैक्स भरना था ओनली 20,000, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? हमने प्रोविजन ज़्यादा का बनाया, तो लास्ट ईयर हमने 25,000 माइनस किए प्रॉफिट से, उसके बाद हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। तो हम क्या करेंगे? जो 5,000 एक्स्ट्रा माइनस किए ये दोनों में से, ये जो 5,000 का डिफरेंस है इस ईयर के टैक्स में से माइनस करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर ज़्यादा टैक्स भरा था, तो इस ईयर के वो जो ज़्यादा का प्रोविजन था वो इस ईयर के टैक्स से माइनस करेंगे। अभी ये भी देख लो, हमने लास्ट ईयर टैक्स कितना भरा? 30,000, लेकिन रियल टैक्स कितना है? 20,000। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो हमको रिफंड देगी, जो एक्स्ट्रा हमने भरा था वो। तो ये जो रिफंड है वो मिलने वाला है गवर्नमेंट के तरफ से, तो हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो अदर करंट एसेट्स में हम इसको लिख देंगे 10,000 और नीचे आएगा एडवांस टैक्स रिफंड। समझ रहे हैं? क्लियर है अभी? हाँ भाई थैंक यू यार। सबको क्लियर है? और वो शुभम 5,000 जो था जो पे करना था वो डिफर्ड टैक्स में जाएगा ना? यस, और ये 5,000 हम करंट ईयर के टैक्स में से माइनस करेंगे, अच्छा, डिफर्ड मतलब टैक्स। जब भी हमको पे करना होता है वो डिफर्ड टैक्स में जाता है, और जब भी गवर्नमेंट से आता है वो अदर इसमें जाता है ना, अदर करंट एसेट्स में। हाँ देखो, प्रोविजन ऑफ टैक्स की कहाँ पे जाएगी एंट्री? प्रोविजन ऑफ टैक्स की एंट्री जाएगी डिफर्ड टैक्स में, और एडवांस टैक्स की जाएगी लाइबिलिटी या एसेट में, और यहाँ पे डिफर्ड में प्लस या माइनस होगा। तो ये दो एंट्रीज होती है। एडवांस टैक्स का डिफरेंस लाइबिलिटी या एसेट में जाएगा, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स का डिफर्ड में प्लस या माइनस होगा। इतनी एंट्री है, ठीक है, जो यहाँ पे किया हमने। हाँ। वो एक क्वेश्चन है, वो डेफर्ड में प्लस कब होगा माइनस कब होगा, अगर वो मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स हाँ और टैक्स लायबिलिटी से हाँ ज्यादा हो? लास्ट ईयर का हमने प्रोविजन ज्यादा किया था, लेकिन हमको टैक्स तो कम भरना पड़ा, तो जो डिफरेंस है वो कम भरना पड़ा था ना, तो जो डिफरेंस है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड अगर प्रोविजन कम किया था लेकिन टैक्स तो ज्यादा भरना पड़ा, तो डिफरेंस ज्यादा का था टैक्स, तो इस ईयर के इसमें वो ऐड कर देंगे। तो जनरली उल्टा लिख दोगे ना तो इजी पड़ेगा। और ये सब डेफर्ड से इसका इफेक्ट डेफर्ड में आएगा, राइट? हाँ, एक शॉर्टकट है, मतलब याद रखने के लिए, प्लस माइनस कंफ्यूज नहीं होना है, तो कैसे लिख दो? उल्टा लिख दो, ऐसे लिख दो, टैक्स लाइबिलिटी ऊपर लिख दो, यस, एंड इसके बाद नीचे लेस प्रोविजन कर दो, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी थी 4,25,000, प्रोविजन किया था 4,50,000, तो ये जो 50,000 है नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव आया तो माइनस कर दो डेफर्ड टैक्स से। अभी टैक्स लाइबिलिटी थी 4,50,000 और प्रोविजन बनाया 4 लाख, तो ये 50,000 प्लस में आया, तो ये डेफर्ड टैक्स में ऐड कर दो। उल्टा लिखो, ऐसे ही लिखो जनरली। हाँ, एक शॉर्टकट यही है, जब लिखोगे तो ये ऐसे लिखो, पहले लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला याद रखो, टैक्स लाइबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, करंट ईयर की नहीं है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर, जो भी वैल्यू होगी वो जाएगी डेफर्ड में, डेफर्ड टैक्स। अगर प्लस वैल्यू आई तो ऐड कर दो, माइनस आई तो माइनस लिख दो। इजी है अभी समझने के लिए, ये फॉर्मूला में सिर्फ अमाउंट डाल दो। तो हमारे केस में देखो, हमारे केस में क्या था, यहाँ पे
टैक्स प्रोविजन कितना था 4,35,000, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोविजन 4,35,000 जो माइनस होगा 4,35,000। और टैक्स लाइबिलिटी कितनी दी है? टैक्स लाइबिलिटी क्वेश्चन में दी है, किधर गई? 4,31,500। यस, तो ये थी 4,31,500। तो नेगेटिव में आएगा, कितना नेगेटिव में आया? 3,500 नेगेटिव में आया, मतलब हम क्या करेंगे डेफर्ड टैक्स में इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो वही किया, देखो यहाँ पे हमने डेफर्ड टैक्स में 3,500 को माइनस किया। अभी याद से रहे, मतलब याद रहेगा अच्छे से। और इसका भी वैसे ही करो, एडवांस टैक्स। और इसका एडवांस टैक्स का फॉर्मूला क्या है? टैक्स वही लिख दो, टैक्स लाइबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर लेस, ये उल्टा लिखो, इसका फॉर्मूला उल्टा लिखो, बिकॉज इसका प्लस माइनस एसेट और लाइबिलिटी हम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखो। एक मिनट, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखो, एडवांस टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर जो भी आएगा वो, लेस टैक्स लाइबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर जो भी आएगा। अगर प्लस आया, अगर पॉजिटिव आया तो ये जाएगा एसेट में, और अगर नेगेटिव आया तो ये जाएगा लाइबिलिटी में। ठीक, लाइबिलिटी। सो हमारे केस में क्या दिया था? एडवांस टैक्स कितना दिया था उन्होंने? एडवांस टैक्स फॉर द ईयर था 4,24,000, तो यहाँ पे हमको था 4,24,000, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी की आई थी? 4,31,500। तो हमको क्या आया? नेगेटिव फिगर आया। नेगेटिव कितना आया? 7,500। तो ये 7,500 किस में गया? लाइबिलिटी में गया। जो कहाँ पे जाता है लाइबिलिटी में? अदर करंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, बिकॉज वो प्रोविजन है, आगे जाके मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमने उसको ऐड किया था, जो यहाँ पे था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यहाँ पे हमने उसको ऐड किया था। तो 5,43,60। आई होप सबको क्लियर है। यस यस थैंक यू। शुभम, हाँ बोल। ये थर्ड वाली एडिशन में कुछ होगा नहीं क्या? किसमें? डिवेंचर आर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज। नहीं, मैंने बोला वो इन्फो के लिए दिया है, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ इन्फो ठीक की है। चाहिए। तो आप में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा क्या? किसमें? फॉर्मेट में, लाइक नॉन करंट एसेट्स के पहले ये लिख दिया अपन ने, करंट एसेट्स नहीं, वो उसमें गलत मत करो। नॉन करंट एसेट ही पहले आएगा, उसके बाद ही करंट आएगा। उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन याद ही रखो ना, कभी भी देखो शॉर्ट में कैसे बैलेंस शीट कैसी बनती है। फर्स्ट होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो इक्विटी में आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, उसके बाद आएंगे एसेट्स। एसेट्स में क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स। ये याद रखो ना फॉर्मेट। और इसका कैसे है प्रॉफिट एंड लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आपको मिल जाएगा टोटल इनकम, फिर उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस में अलग अलग एक्सपेंस आएंगे, उसकी टोटल एक्सपेंस करेंगे, लेस करेंगे इससे, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस टैक्स करेंगे, हमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, तो हमको मिलेगा अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। ठीक है, ये इसके अंदर अगर अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा ना? हाँ, इसके अंदर थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, दैट्स ओके। मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर नीचे हुआ तो चलता है ना? हाँ, नोट्स भी चलेगा ऊपर नीचे, दैट्स फाइन। शुभम, वो बेसिक और डाइल्यूटेड हमेशा सेम आएगा क्या? सेम ही आएगा, मतलब एग्जाम में सेम ही आने वाला है। डाइल्यूटेड क्या होता है? जो इशू के लिए पेंडिंग होते हैं शेयर्स, उसके हम ऐड करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। हमको सिंपल क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दी नहीं होगी। सो हमेशा याद रखो, एग्जाम के लिए ईपीएस और डाइल्यूटेड सेम ही डाल देना है। और कोई डाउट? अच्छा शुभम, हाँ बोल। ये सब एडजस्टमेंट का कुछ लिस्ट या फिर ऐसा चलेगा कि जिसमें सब एडजस्टमेंट्स हो? क्योंकि अगर एग्जाम में अलग एडजस्टमेंट आ गए तो मतलब लिस्ट तो नहीं है। आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस विल बी एबल टू फिगर आउट कि ये इसमें क्या करना है। अगर कुछ लिस्ट अलग तो नहीं है, लेकिन देखते हैं लास्ट ईयर कुछ अलग मिलता है क्या। तो ये देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस इलेक्ट्रिसिटी है,
तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ वेजेस में ऐड कर देंगे, Wages add अदर करेंगे। एक्सपेंसेस नहीं, Other ये जाएगा expense। ईबीसी में और ये जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, इसको ऐड कर देंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी है ना हमारे लिए, सो अदर करंट Right, लाइबिलिटी में जाएगा। और क्या है यहाँ पे, सो ये सिमिलर देखो आईडीडी का ही था, और प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड है तो 10% इक्विटी शेयर पे, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, ये फॉर शॉर्ट टर्म एग्जांपल प्रोविजंस। हाँ 10 लाख हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, तो उसमें से लेस माइनस करेंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड फॉर एग्जांपल ये देखो ऑन शेयर कैपिटल दिया है, ये ध्यान से देखना है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा कितना है यहाँ पे 8 लाख, 8 लाख पे 10% मतलब 80,000, ये ध्यान से देखना है। यहाँ पे दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल पे 10%, तो यहाँ पे 80,000 इससे माइनस करेंगे, सो 9,20,000 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एंड टैक्स, एंड फिर इसका ईपीएस निकलेगा, जो आएगा वो ईपीएस होगा। एंड ये प्रपोज डिविडेंड का सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाएगा, प्रपोज डिविडेंड 80,000। और क्या है, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी मैं लिख के दे रहा हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आएगा नहीं एंट्री। 17 का भी पेपर देख लेते हैं एक बार, ये लोड क्यों नहीं हो रहा है। 17 के इसमें एडजस्टमेंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स और ये है, ठीक है। पेमेंट टू ऑडिटर इंक्लूड 1 लाख एज ऑडिट फी एंड 25,000 फॉर टैक्सेशन मैटर्स, तो वो बाइफरकेट किया है सिर्फ, इसका कुछ अलग से एंट्री नहीं है। आउट ऑफ सैंडी डेटर्स ड्यू फॉर मोर, ये तो सेम ही है। देखो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो ना, 3 इयर्स का पेपर हमने देखा, तीनों ईयर में सेम एंट्रीज है, एडजस्टमेंट है, सो इसलिए मैंने वो अज्यूम किया है। मैंने जो बोल रहा हूँ कि ये आएगा ये नहीं आएगा, वो इसी बेसिस पे कि तीनों ईयर्स के एडजस्टमेंट सेम आए हैं, यही 5 आए हैं, 5 या 6 एडजस्टमेंट जो आए हैं ना सेम ही आए हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आई एम गारंटिंग यू, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो पूछ लो, अभी का टाइम है। दिस इज आई थिंक सो लास्ट सेशन जो हमने अकाउंट्स के सेशन में लिया। हाँ बोलो बोलो। That short-term loans and advances and long-term loans and advances in that balance sheet, it is asset for us, मतलब हम दे रहे हैं क्या किसी को लोन तक? हाँ मतलब हाँ हमने किसी को एडवांस दिया है, हमने सप्लायर को एडवांस दिया है, यस, तो वो हमको डिलीवरी देने वाला है, तो शॉर्ट टर्म है, 1 साल के लिए होता है जनरली एडवांस जो हम देते हैं। सो दिस इज अ एसेट फॉर अस, हमने किसी को दिया है पैसा एडवांस में, हमको उसकी सर्विसेज मिलनी बाकी है। किसी को हमने लोन दिया, लोन टू मिस्टर ए, तो वो हमने लोन दिया है किसी को, तो हमारे लिए वो एसेट है ना, उस पर हमको रिटर्न्स मिलेगा, सो दैट बिकम्स एसेट। तो देखना है जनरली, देखो लोन अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया है, इसका मतलब दैट लोन इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस, हमने दिया है। जनरली लोन लाइबिलिटी, ये याद रखना है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्या आ जाता है, एक्सपेंस और एसेट, और क्रेडिट में क्या आ जाता है, इनकम एंड लाइबिलिटी। तो अगर अमाउंट देखना है, अमाउंट क्रेडिट में इसका मतलब वो इनकम है या लाइबिलिटी है, और डेबिट में इसका मतलब वो एक्सपेंस है एसेट है। तो अगर ऐसे दिया है कि लोन टू मिस्टर ए और डेबिट में अमाउंट दिया है 1 लाख, इसका मतलब डेबिट में है, मतलब हमने किसी को लोन दिया है, हमारे लिए वो एसेट है, ठीक है। और कोई डाउट्स? ये डेप्रिसिएशन का जो है वो टेंजिबल एसेट से माइनस होगा, उसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, यहाँ पे तो फॉर्मेट में बता दो। हाँ यहाँ पे एक्चुअली रियल फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, फिर माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, माइनस एक्सेप्शनल आइटम्स, माइनस डेप्रिसिएशन, देन वी गेट प्रॉफिट, वो अलग है। ये शॉर्ट में करके दिया है हमको कॉलेज में। वो क्या नेक्स्ट ईयर आएगा क्या फाइनेंस एनालिसिस में? हाँ एनालिसिस, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है ना, सिर्फ यही सेम के लिए, वो क्यों है हमको, ताकि हमको पता चले अकाउंट्स बनते कैसे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम से हमको एनालाइज करना है कि अकाउंट्स कैसे होने, मतलब क्या क्या फिगर आउट करेंगे वो वैल्यूज से। अभी के लिए हमको देखना है ये बनते कैसे, क्योंकि अगर आपको बनाना ही नहीं आता तो एनालाइज कैसे करोगे वो चीज़, राइट। सो दे आर टीचिंग यू ABCD, दिस इज ABCD ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू राइट पैराग्राफ्स, so writing paragraphs is quite easy, learning ABCD is hard.
लेकिन एक हो गया, अभी सेम भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट सेम से ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। तो आई होप कि नेक्स्ट सेम से मुझे कुछ ऐसे सेशंस लेने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज टीचर्स भी अच्छे हैं एंड हो जाएगा उसमें। देखेंगे, अगर आपको लगा चाहिए तो वो भी कर लेंगे सेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसे वो सब्जेक्ट इजी है क्या एनालिसिस के हार्ड है? हाँ डिपेंड करता है। मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।